हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में मैं नरेंद्र कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहले जो वीडियो देखे थे उनमें चर्चा की थी, हम उच्चारण स्थान तक चर्चा कर चुके हैं। और एक आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि अभी शिक्षा मंत्री जी ने एक अपना इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में बताया था कि सरकार की मंशा है वो ये है कि हम तय सीमा पर ही रीट का एग्ज़ाम करवाएं। तो दोस्तों, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि आप सितंबर में ही रीट का एग्ज़ाम मानकर आप उसकी तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम होना है वो कन्फर्म है। और वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह भी लग रहा है कि सरकार है वो सबसे ज़्यादा यदि महत्व दे रही है तो वो रीट के एग्ज़ाम को दे रही है। तो आप कोई भी अपनी जो तैयारी है उसमें ढील न बरतें, अच्छी तरीके से कठिन परिश्रम पूर्वक तैयारी है वो जारी रखें। और जो आपका भाषा का चयन है उसमें आप हिंदी तो लगभग रखते ही रखते हैं, दूसरी जो भाषा है वो संस्कृत यदि चयन करते हैं आप तो उसमें हिंदी में भी बेनिफिट है और संस्कृत में भी बेनिफिट, दोनों भाषा सेम स्थिति में आपके चलती रहेगी। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं एकदम से संस्कृत का विद्वान हूँ, सब कुछ करवा दूंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ और इतना मेरे को विश्वास भी है कि आपको रीट की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं उपलब्ध करवा सकता हूं। आपको बस करना इतना ही है कि आपके पास में नोटबुक होनी चाहिए, साथ में कोई भी एक जो बढ़िया प्रकाशन की वगैरह की जो बुक है वो बुक साथ में रखो। और उनको समझने का जो माध्यम है वो वीडियो है, आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हो, फिर उसमें थोड़ी बहुत स्टडी है वो बुक के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैं ये दावा करता हूँ और मेरे को ये विश्वास है कि आप जो रीट का एग्जाम होगा उसमें 30 प्रश्न में से 27, 28, 29 तक आप सही कर सकते हो, चाहे वो उसके संस्कृत रही हो या नहीं रही हो, क्योंकि सभी की स्थिति यही है। 10th के बाद में कोई संस्कृत पढ़ता नहीं है और 10th तक भी पढ़े हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे ही टेम्परेरी पढ़े हैं, उसको कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी संस्कृत को। लेकिन अब यदि आप इन वीडियो को देख करके आप थोड़ी सी बुक की हेल्प करेंगे और बुक की हेल्प ले लेंगे और थोड़ा इसके साथ में यदि कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। इसलिए आप वीडियो है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो जो नए नए वीडियो आ रहे हैं, जो भी मैं अपडेट करता हूं वो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए और आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सके। मेरा भी लक्ष्य यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफलता दिलवा सकूं। तो आप अपनी सफलता के लिए तत्पर रहें, मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं और आप अपनी तरफ से कोशिश जरूर करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके और लोग भी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सके। आज का अपना जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है अपना यत्न, यानी हमें शारीरिक तौर पर जो आंतरिक व बाह्य अंगों का उच्चारण के समय जो प्रयास करते हैं वही प्रयास है वो क्या है, प्रयत्न है। दोस्तों, इसको आप प्रयत्न बोलो या यत्न बोलो, यत्न बोलो या प्रयत्न बोलो। वैसे तो जो आभ्यंतर यत्न होते हैं वो प्रयत्न उसको बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि यत्न या प्रयत्न। देखो दोस्तों, यत्न है उसके दो भेद होते हैं। एक भेद होता है वो होता है आभ्यंतर, यानी आंतरिक तौर पे जो अंग है वो यदि कोई ना कोई प्रयास करते हैं वो हो गया अपने पास में आभ्यंतर, वो हो गया अपने पास में आभ्यंतर। तो एक तो दोस्तों होता है आभ्यंतर यत्न और एक दूसरा होता है वो होता है दोस्तों बाह्य। दूसरा क्या होता है, बाह्य। देखो, आभ्यंतर यानी शारीरिक तौर के अंदर के मतलब आंतरिक तौर पर, और बाह्य यानी बाहरी तौर पर जो हमारे अंग है वो प्रयास करते हैं वही हो गए आंतरिक व बाह्य। देखो, आभ्यंतर प्रयत्न इसके 5 भेद होते हैं। पहला है अपने पास में स्पृष्टम, पहला कौन सा अपने पास में, स्पृष्टम। दूसरा अपने पास में ईषत् स्पृष्टम, ईषत् स्पृष्टम। तीसरा अपने पास में है दोस्तों ईषद् विवृतम, ईषद् विवृतम। चौथा है अपने पास में विवृतम और पांचवा है वो है अपने पास में संवृतम। यानी अपने पास में जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसके 5 भेद होते हैं, स्पृष्टम, ईषत् स्पृष्टम, ईषद् विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 भेद हैं। अब देखो दोस्तों, इनको बहुत ही हम आसानी से समझ सकते हैं और इनमें से जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी चांस में, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि सभी टॉपिक का वो अपने आप में महत्व रखते हैं
आप उनमें ये न रखें कि ये टॉपिक मैं छोड़ दूंगा, ये टॉपिक मैं कवर कर दूंगा, इनसे तो एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसी आपका धारणा है, ऐसी धारणा आपकी नहीं होनी चाहिए। तो देखो स्पष्ट प्रयत्न की जो परिभाषा है वो क्या है। देखो पहला अपने पास में जो संस्कृत की परिभाषा है वो है स्पृष्टम प्रयत्नम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानम। दूसरा अपने पास में है वो है ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट मंतः स्थानम, स्थानम। तीसरा अपने पास में ईषद् विवृतम, ईषद् विवृत मूष्मणम, मूष्मणम, ईषद् विवृत मूष्मणम। चौथा अपने पास में विवृतम, विवृतम स्वराणम, विवृतम स्वराणम। पांचवा है अपने पास में हर्षस्य वर्णस्य प्रयोगे, हर्षस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम। प्रक्रिया दशायाम, प्रक्रिया दशायाम तु विवृत मेर, विवृत मेर। दोस्तों ये अपने पास में जो संस्कृत की जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं हैं, तो आपको ये पूरी पूरी अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। तो दोस्तों आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि अब आप इसको सुरक्षित करने लिखते हो तो लिख सकते हो, वरना आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, वो आपके पास में सेव ही रहता है। जब आप इसे रिवीजन करो तो आपको ये बेहतरीन तरीके से वापस रिपीट हो जाए। तो आप जैसा जो इच्छा है वो कर सकते हैं। देखो पहला अपने पास में स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानम। देखो ये क्या कहता है, देखो यहाँ पे अपने पास में क्या है, यहाँ पे अपने पास में है, देखो दोस्तों पहला शब्द अपने पास में स्पृष्ट और यहाँ पे देखो शब्द क्या है स्पर्श। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे, चर्चा की थी आपके साथ में कि कुछ व्यंजन होते हैं उसकी स्पर्श संज्ञा होती है, कुछ व्यंजन होते हैं उसकी अंतस्थ संज्ञा होती है, और कुछ व्यंजन होते हैं उनकी क्या होती है, ऊष्म संज्ञा होती है। तो आपको याद होगा कि स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं, और यदि याद नहीं है तो आप एक बार पहले वाले वीडियो जरूर देखें। स्पृष्ट प्रयत्न है उसमें क्या है, स्पर्श संज्ञक वर्ण आते हैं। तो कहने का तात्पर्य अपने पास में कि कैसे लेकर के मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक, यानी जो भी वर्ण है, कैसे मैं तक कौन कौन से कितने वर्ण है, 25, यानी कैसे लेकर के जितने भी वर्ण है उन वर्णों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है, स्पृष्टम होता है। क्या होता है, स्पृष्टम। अब देखो दूसरा अपने पास में क्या है, दूसरा अपने पास में देखो ईषत् स्पृष्ट, आगे क्या है, अंतस्थ, ईषत् स्पृष्ट अंतस्थ। तो अंतस्थ भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये जब हम वर्णों की चर्चा की थी वहां पे। तो अंतस्थ है वो कौन से हैं अपने पास में, यण को बोलते हैं अंतस्थ, यण को क्या बोलते हैं, अंतस्थ। और यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, य, व, र और ल, यानी ये 4 वर्ण आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि य, व, र, ल है, इनका जो आभ्यंतर यत्न है वो क्या है, ईषत् स्पृष्ट है। क्या है, ईषत् स्पृष्ट। आगे होगा समझ में। इसके बाद में अपने पास में है ईषद् विवृत मूष्मणम, यानी ईषद् विवृतम ऊष्मणम। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण कौन से हैं दोस्तों, पता होगा आप लोगों को। सूत्र था अपने पास में सलह उष्माण है, यानी जो सल वर्ण है वो क्या अपने आप में ऊष्म है। तो सल वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा पहले से ही। तो सल में आते हैं स, श, स और है, यानी इन चारों वर्णों का जो आभ्यंतर यत्न है वो कौन सा है दोस्तों, ईषद् विवृत है। इसके बाद में अपने पास में देखो विवृतम स्वराणम, यानी जो विवृत आभ्यंतर यत्न है उसमें क्या आते हैं, स्वर आते हैं। तो यदि आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि स्वरों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है, तो क्या होता है अपने पास में, विवृत होता है। किसका, स्वरों का। तो स्वर में आभ्यंतर यत्न क्या होता है, विवृत, विवृत। देखो ये तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो लास्ट अपने पास में समृतम, ह्रस्व वर्णस्य प्रयोगे समृतम, यानी कहने का तात्पर्य अपने पास में कि यदि अपने यहां पे देखना ये है दोस्तों कि यदि अपने पास में ह्रस्व ए वर्ण का, किसका,
ह्रस्व ए वर्ण का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे अपने पास में समृद्ध होता है, और जब उसकी प्रक्रिया यानी उसको कुछ जोड़ा जाए या उसमें कुछ प्रयोग किया जाए तो वहां पे क्या होता है, विपरीत होता है। वापस बता देता हूं, यदि ह्रस्व वर्ण ए का प्रयोग सीधा होता है यानी प्रक्रिया नहीं होती, प्रयोग ही होता है ह्रस्व वर्ण का, तो वहां पे कौन सा अभ्यंतर होता है, समृद्ध होता है। कौन सा होता है, समृद्ध। लेकिन जब प्रक्रिया करते हैं तब कौन सा हो जाता है, वहां पे विपरीत हो जाता है। कैसे, उदाहरण के तौर पे बताता हूं दोस्तों आपको, ये एक बार आप देखना चाहो देख सकते हो, या स्क्रीनशॉट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब देखो अपने पास में ह्रस्व वर्ण से संबंधित देखो परिभाषा में बताया कि ह्रस्व वर्ण से प्रयोगे समृद्धम प्रक्रिया दशायाम तो विपरीत में। तो यानी ह्रस्व वर्ण, जैसे अपने पास में शब्द आ गया राम, यानी इस राम में जो ए है, इस ए में कौन सा है, यानी यहाँ पे ह्रस्व वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो ह्रस्व वर्ण के प्रयोग में कौन सा होता है, समृद्ध होता है। कौन सा होता है, समृद्ध होता है। और वही शब्द अपने पास में आ जाए यदि रामानुज, वही शब्द आ जाए अपने पास में रामानुज, तो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो ए है वो ए क्या होगी, इनकी प्रक्रिया होगी, तो यहाँ पे कौन सा होगा, विपरीत होगा। कौन सा होगा, विपरीत होगा। तो बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। अब देखो आगे चलते हैं, अपने पास में आगे है अपने पास में बाह्य यत्न। तो दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि बाह्य यत्न है वो कितने होते हैं, बाह्य यत्न होते हैं वो होते हैं दोस्तों 11। कितने होते हैं, 11। कौन कौन से होते हैं, तो लिखो कौन कौन से होते हैं उनमें। आभ्यंतर तो हमने पढ़ लिए 5, बाह्य है वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो बाह्य 11 यत्न कौन कौन से थे, देखो दोस्तों, पहला अपने पास में देखो है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अघोष, अलप्राण, अलप्राण, महाप्राण, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। तो कहने का तात्पर्य ये अपने पास में दोस्तों कि जो बाह्य यत्न है वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, ये होते हैं 11। अब देखो वो हमने जैसे पढ़े थे 5 पंक्तियों में, तो वैसे ये 4 पंक्तियों में अपने पास में पूरे हो जाएंगे। देखो 5 पंक्तियों में हमने वहां पे देखो पहले बताया था आपको 8 8 10 10 पंक्तियों में आपका एक एक प्रश्न तैयार हो रहा है। वो आपका समझने का तरीका है कि आप उसको किस तरीके से समझते हैं, आप समझते हैं किस तरीके से। क्योंकि 4-5 पंक्तियों में जैसे उच्चारण स्थान पढ़ा था वहां पे हमने पढ़े थे, इनसे पहले जो भी हमने पढ़ा था तो वो 14 भाषा सूत्रों के अकॉर्डिंग पढ़ लेते वर्ण, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है अपने पास में, देखो पहला सूत्र वो क्या है, देखो इनकी जो संस्कृत की परिभाषा तो वो क्या है, देखो खैरो विवारा श्वासा अघोषास्त्र, अघोषास्त्र। दूसरा है हस है संवार, संवारा नादा घोषास्त्र, घोषास्त्र। इससे आगे बताया वो क्या है अपने पास में, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम यणस चाल प्राण है, यणस चाल्प प्राण है, यणस चाल्प प्राण है। आगे अपने पास में है वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो सलस्य महाप्राण है, सलस्य महाप्राण है। तो देखो दोस्तों इन 4 पंक्तियों में हम समझ लेंगे पूरे पूरे। वैसे क्या है कि अपने पास में देखो कि जो 14 है माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़े थे। अरे यदि नहीं पढ़े हैं ना तो अपने पास में पहले वीडियो में मिल जाएंगे, आप
चैनल को जब ओपन करोगे तो पहले वीडियो में मिल जाएंगे, 1 या 2 नंबर वीडियो में मैंने ये सूत्र बताए हैं आप लोगों को। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं, कनेक्टिविटी रखने के लिए आप प्रत्येक वीडियो देखिए और प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको प्राप्त होता रहेगा। देखो पहला अपने पास में क्या है, खर। पहला क्या है अपने पास में, खर। तो खर में देखो आप ये कौन कौन से बनाते हैं। खर में मैंने आपको सूत्र लिखा था, देखो कौन सा सूत्र लिखा था आपको। देखो पहला है अपने पास में, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह पड़ी है थोड़ी, दिखाई भी दे रहा होगा आपको। ख फ छ ठ थ च ट त और व। बेहतरीन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, दे रहा है क्या? चलो इसके बाद में अपने पास में है क प य। इसके बाद में अपने पास में स और र। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि खैर वो अपने आप में क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार के लिए मैंने आप लोगों को पहले चर्चा की थी कि पहला वर्ण लेना आपको अंतिम वर्ण लेना है। तो ख से लेकर के र तक ले लिए। कौन कौन से वर्ण आ गए? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आ गया और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण आ गया। क्या क्या आ गए? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। और साथ में क्या आ गए? तीनों से। साथ में क्या आ गए अपने पास में? तीनों से। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, अपने पास में कहने का तात्पर्य ये था कि यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और तीनों से है, इनमें जो बाह्य यत्न है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो उनमें बाह्य यत्न होते हैं, एक होता है विवाह, एक होता है श्वास और एक क्या होता है? अघोष। आगे बात समझिए, यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों से। कहने का तात्पर्य खर। खर प्रत्याहार के वर्ण है, उनमें कौन सा बाह्य यत्न हो सकते हैं? तो विवाह, श्वास और अघोष। इससे आगे देखो अपने पास में दोस्तों, आगे वाला है हस। हस में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो हस के लिए अपने पास में जगह यहाँ पे है, हम लिख देते हैं। पहला सूत्र अपने पास में है ये वरट। इसके बाद में आगे वाला सूत्र अपने पास में लण। इससे आगे वाला सूत्र वो है य मैं ग न मैं। इससे आगे वाला सूत्र अपने पास में झ भ य। इससे आगे वाला सूत्र अपने पास में ग ढ ध स। इससे आगे वाला है ज ब ग ड द स। ये इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों, आपको समझ में आ सके। आप वीडियो के टाइम से संबंधित शिकायत आपके मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा ध्येय है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूं, बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। ये मत देखना कि ये चीजें बार बार लिख रहे हो, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, यही ध्येय है केवल। आपको समझ में आ जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम इसको थोड़ा शॉर्ट और कर लेंगे। है से लेकर कहां तक आना अपने को? सह तक आना है। कौन कौन से अक्षर आ गए हस में? देखो कौन कौन से आ गए। पहला अक्षर क्या है अपने पास में? है। आगे क्या है? ये। आगे क्या है? व। आगे क्या है? र। और आगे क्या है? ल। आगे बात समझ में। इसके बाद में कौन कौन से अक्षर है? प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का 4था अक्षर है और प्रत्येक वर्ग का 3रा अक्षर है। यानी हस प्रत्याहार में कौन कौन से बनाते हैं? है, य, व, र, ल और प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5। यानी ये जो वर्ण है, इन वर्णों में जो बाह्य यत्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? संवार, नाद, घोष। आगे बात समझ में, कौन कौन से होते हैं? संवार, नाद, घोष। ठीक है। इसके बाद में देखो कौन सा है। देखो वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 3रा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण और यण। तो यण में मैंने आप लोगों के साथ में चर्चा की थी, अभी थोड़ी देर पहले ही की थी। यण में कौन कौन से आते हैं? यह, वह, रह। तो यानी प्रत्येक वर्ग के 1, 3, 5 और यण, इनमें बाह्य यत्न कौन सा होता है? अल्प प्राण होता है। कौन सा होता है? अल्प प्राण। इसके बाद में देखो वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो और सल। सल में कौन कौन से अक्षर होते हैं? स और है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इन वर्णों के अंदर जो बाह्य यत्न होगा वो कौन सा होगा? महाप्राण होगा। कौन सा होगा? महाप्राण होगा। तो आशा करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से 4 ही पंक्तियों के अंदर ये पूरे जो बाह्य यत्न ये आ गए और 5 पंक्तियों के अंदर आपको आभ्यंतर यत्न वो आ गए। यानी 9 पंक्तियों में आप एक प्रश्न है वो आपका कन्फर्म सही होगा, यदि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब अपने पास में 3 बाह्य यत्न और बच गए हैं, वो कौन कौन से हैं? 3 बाह्य यत्न वो कौन कौन से हैं? तो ये तो शायद मैं आशा करता हूं आप लोग लिख चुके हो या स्क्रीनशॉट ले चुके हो। आगे वाले 3 थे वो कौन कौन से थे? देखो एक है उदात, एक है अनुदात और एक कौन सा है? स्वरित। तो दोस्तों इनकी चर्चा मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं,
इनकी चर्चा वो पहले वीडियो में कर चुका हूं और आपको याद भी होगा, और यदि याद नहीं तो फिर एक बार बता देता हूं मैं आपको कि स्वरों के अंदर बाह्य यत्न होते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। स्वर में कौन से होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं। ठीक है, आगे बात समझे तो एक बार वापस जल्दी से रिपीट कर देते हैं। यदि बाह्य यत्न में आता है, पहला है अपने पास में खर, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर तीनों से, तो इनमें तो होता है कौन सा होता है अपने पास में? विवार, श्वास, अघोष। यदि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है यह वह रल है, तो अपने पास में हो गया संवार, नाद, घोष। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा यह वह रल है, इनमें यदि है अपने पास में तो कौन सा हो गया? अलप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा स है, ये यदि है तो कौन सा हो गया? महाप्राण। और स्वरों में कौन से होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो दोस्तों एक वर्ण के अंदर आभ्यंतर यत्न वो होता है एक, और एक वर्ण के अंदर बाह्य यत्न है वो हो सकते हैं 4। आभ्यंतर यत्न कितना होता है? 1, और बाह्य यत्न कितने हो सकते हैं? 4। तो ये तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार वापस लेके चलता हूं आपको वहीं पे कि यदि आपको दोस्तों यदि व्यंजनों की सही संज्ञा याद होगी कि व्यंजन की क्रमशः संज्ञा की थी, पहली संज्ञा थी अपने पास में स्पर्श, तो स्पर्श में अपने पास में जो पहला आभ्यंतर यत्न था वो क्या था? स्पृष्ट। तो देखो यदि आपको क्रम याद रहेगा तो भी आप गलती नहीं करोगे, तो भी आप सही कर सकते हो। यानी स्पर्श अपने पास में पहली संज्ञा है, तो आभ्यंतर यत्न क्या है? स्पृष्ट है। दूसरी संज्ञा क्या थी अपने पास में? अंतस्थ। तो अंतस्थ में क्या है अपने पास में? अंतस्थ में कौन सी होगी? इसका जो दूसरा रूप है वो क्या है? आभ्यंतर यत्न दूसरा क्या था? ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट। तीसरी अपने पास में कौन सी संज्ञा थी दोस्तों? तीसरी संज्ञा थी वो कौन सी थी अपने पास में? जल्दी से याद करो, तीसरी कौन सी थी? तीसरी संज्ञा थी अपने पास में उसमें, तो उसमें कौन सा हो जाएगा अपने पास में? ईषद विवृत, ईषद विवृत। चौथी संज्ञा कौन सी थी दोस्तों अपने पास में? अब बच गई वर्णों की, तो व्यंजनों की जो संज्ञा आ गई, बच गई किसकी? स्वर की। तो स्वर में कौन सा होता है? विवृत होता है। तो आशा करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक पढ़ाया हुआ ये कन्फर्म है दोस्तों कि एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रीट का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी का एग्जाम हो, आभ्यंतर यत्न बाह्य यत्न में से क्या एक क्वेश्चन उच्चारण स्थान में से आता ही आता है। एक आता है वो हर्षव या स्वर या व्यंजनों में से क्वेश्चन, यानी पूरे वर्ण विचार है, उन वर्ण विचारों में से 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आज का पढ़ाया हुआ शायद आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, यही मेरी आशा है। और यदि आपको मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सुन करके आपको बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये ध्येय है कि ये चैनल है ये आगे से आगे बढ़े और लोगों की हेल्प हो सके। औरों का कोई भी लक्ष्य होगा, कोई कुछ चाहता होगा, मेरा यही लक्ष्य है। मैं ईमानदारी के साथ में ये कह रहा हूँ कि मेरा लक्ष्य यही है कि लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और उनकी हेल्प हो सके। फिर दूसरी वो ही शिकायत कि हमें जब लिंक मिलता है मैसेंजर, फेसबुक, ट्विटर या फिर टेलीग्राम, इन पे जो लिंक मिलता है तो हम वहाँ पे टच करते हैं, वो लिंक यूट्यूब में तो चल जाता है, लेकिन यूट्यूब में जब हम सब्सक्राइब करते हैं तो वो कनेक्ट नहीं होता। वहाँ पे हमारी ईमेल मांगते हैं और ईमेल के अंदर कोड मांगते हैं, तो बहुत सारे लोगों को वो कोड है वो याद नहीं रहता। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, उनका लिंक है मैं आपको फेसबुक पर अवगत करवा दूंगा। नरेंद्र कौशिक के नाम से आपके आईडी पे आप वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप का आप लिंक ले सकते हो, फेसबुक आईडी पे वो प्राप्त हो जाएगा आपको। और वहां से आप यदि व्हाट्सएप से यदि लिंक लोगे तो वहां से सीधा वो यूट्यूब से कनेक्ट होगा और वहां पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार फिर माफी मांगता हूं कि बार बार सर बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करो। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं कि आपकी जो निरंतरता है वो निरंतरता नहीं हटे। आप 20-20 मिनट में, यानी ये जो भी 30-35 जो भी वीडियो बनेंगे, इन 30-35 वीडियो के अंदर ही आप 30 नंबर तक का टारगेट आपका है। मैं दावा कर सकता हूं और मेरे को ये विश्वास भी है, आप वो नंबर है वो आप बेहतरीन तरीके से प्राप्त कर सकोगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो संस्कृत लेंगे, वो क्या है, एक संस्कृत इसीलिए लेंगे कि हाँ ठीक है हिंदी है, संस्कृत हम कर देंगे, लेकिन वो करने से नहीं है। आप इतना पैसा खर्च करते हो, फॉर्म में भरते हो, बुक लाते हो, वो लाते हो, तो वो कम से कम आपका कम से कम निर्णय वो तो सही हो, वो रुपए वगैरह वो तो व्यर्थ न लगे। तो आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।
और आगे भी आता रहेगा, यही आशा करता हूँ। इसी आशा के साथ में धन्यवाद मित्रों।